तो अभी हमारा लेसन चल रहा है यूथ एंड द टास्क अहेड। इसमें पीछे जो हमने पैराग्राफ पढ़े, इसमें इसने बताया कि आज़ादी तो हमने ली है, इंडिपेंडेंस तो हो गई है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन को इंडिपेंडेंस को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस और स्ट्रेंथनिंग जो है इस इंडिपेंडेंस की ज़्यादा ऑनरस टास्क है बनिस्बत के इसकी अटेनमेंट के, बनिस्बत के इसके हासिल करने की। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन आज़ादी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। पक्का हो गई, हो चुकी बात हो चुकी, पक्का हो गया मतलब हमने आज़ादी ली तो ख़त्म, बात ख़त्म, ऐसा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आज़ादी को बरकरार रखना और इसको मजबूत करना ज़्यादा भारी काम होता है, वजनदार काम होता है, ओनरस बनिस्बत के इसके हासिल करने के। यानी कि अब आज़ादी हो गई तो बात ख़त्म। वैसे भी आजकल जो हमें पता चलता है कि किस तरह से सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी एट स्टेक है इस वक्त, हमारी जो हालात है उसके हिसाब से। और फिर हमने पढ़ा आगे कि किस तरह से डॉक्टर करण सिंह चाहता है कि यूथ जो है इसमें पेश पेश रहे, यूथ अपने आप को तैयार करे इस काम के लिए कि वो नेशन बिल्डिंग का काम करे, इस अपनी इंडियन नेशन को आगे बढ़ाए, इसके लिए वो तैयार रहे। खास करके पढ़े लिखे लोगों को जब वो एडल्ट लाइफ में आ जाएंगे तो इनको कॉल अपॉन किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा कि आओ तुम अब लीडरशिप ले लो और अपनी नेशन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि उन्हीं पे ज़्यादा फिर इंसार होता है। और ये जो यूथ है ये बनती है बहुत ही इमेंस रिजर्वायर स्ट्रेंथ का, और अगर इसको बराबर से चैनलाइज किया जाए तो मतलब है कि ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो कहता है इसके लिए इसने दो चार बातें बताई इसने कि अगर आपको नौजवानों को, मतलब नौजवान मर्दों और औरतों यानी लड़कों और लड़कियों के लिए खास बात है, मैंने पहले भी कह दिया था, यहाँ जब भी यंग मैन एंड वीमेन आता है तो उसका मतलब है लड़के और लड़कियां जो स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, तो उनके लिए इसने कहा है कि अगर आपको इफ़ेक्टिव होना है सर्विस के लिए, नेशन की अपनी सर्विस के लिए, तो आपको अपने आप को फिट करना चाहिए, उसके लिए तैयार करना चाहिए। क्योंकि ये जो जिसके लिए इसने वर्ड्स यूज़ किए, वास्ट एंड पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन, ये जो बहुत बड़ी पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन है, मतलब लाइव जानदार जिंदा जो डेमोक्रेटिक नेशन है, यानी इंडिया जो पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, कोई घटिया काम नहीं, मीन अंडरटेकिंग नहीं है। और बस अपने दिल में रखना डिज़ायर कि मैं अब सर्विस करूंगा अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, कहता है ये काफ़ी नहीं है। इसके साथ काबिलियत भी होनी चाहिए ऐसा करने की इफ़ेक्टिव तरीके से। और ये काबिलियत बनाने के लिए इसने आगे दिया है कि अपने आप को कैसे फिट करना है। ये हम अब आज पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि नौजवानों को अपने आप को फिट करना नेशन बिल्डिंग के लिए, जिस कौम की सर्विस के लिए, अपने आप को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम आई वुड लाइक टू एड्रेस अ फ्यू वर्ड्स इन पार्टिकुलर टू यंग मैन एंड वीमेन। कहता है मैं चाहूँगा कि फ्यू वर्ड्स, चंद वर्ड्स एड्रेस किए जाएं, चंद अल्फाज को मैं एड्रेस करूं, यानी कि चंद बातें कहूं, खास करके इन पार्टिकुलर खास करके किनको, टू यंग मैन एंड वेमेन, नौजवान मर्दों को और नौजवान औरतों को, मतलब लड़कों और लड़कियों को। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मतलब इससे मुराद है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस या स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं लड़के और लड़कियां, उनके लिए कहा है इसने कि उनको ये बताना चाहता है, उनके लिए खास एड्रेस है इसका। कहता है इफ दे हैव टू बी इफेक्टिव इन द सर्विस ऑफ द नेशन, अगर उनको इफेक्टिव होना है सर्विस ऑफ द नेशन में, अगर इनको पूरा असर होना है नेशन की सर्विस में, अगर उनको पूरा असर होना है यानी कि इफेक्टिव होना है, अगर उनको असर आमोज बनना है
कौम की खिदमत में, कौम की खिदमत में, कौम को, कौम के लिए अच्छा करने के लिए इट इज essential that they must fit themselves in every way for this task. तो फिर जरूरी है उनके लिए, इट इज एसेंशियल, फिर जरूरी है दैट दे मस्ट फिट देमसेल्व्स, कि उनको अपने आप को फिट करना चाहिए, अपने आप को फिट यानी फिजिकली फिट, जिस्मानी तौर से फिट, मेंटली फिट, और ये पढ़ेंगे माइंड और सोल का फिट भी होना, यानी हर तरह से फिट, अपने आप को फिट करें, ये जरूरी है इन एवरी वे फॉर दिस टास्क, हर तरह से इस काम के लिए, किस काम के लिए, द सर्विस ऑफ नेशन के लिए, इफेक्टिव होने के लिए। द बिल्डिंग ऑफ अ वास्ट एंड पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन इज नो मीन अंडरटेकिंग, और किस लिए ये बताता है, द बिल्डिंग ऑफ अ वास्ट एंड पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन, बिल्ड करना, तामीर करना एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही जानदार, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग से मतलब है यहाँ लिविंग, जानदार डेमोक्रेटिक नेशन को, यानी कि जो ऐसी कौम जो जिसकी बुनियाद, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक नेशन जो उसकी बुनियाद बनी है डेमोक्रेसी पर, जमहूरियत पर, तो ये जो बहुत बड़ी पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन है, जानदार जो जमहूरी हमारी कौम है, हमारा मुल्क है, इज नो मीन अंडरटेकिंग, तो ये कोई मीन अंडरटेकिंग नहीं है, ये कोई घटिया मटिया काम नहीं है, छोटा सा काम नहीं है, घटिया सा काम नहीं है ये बिल्ड करना वास्ट पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन को, ये बहुत बड़ी जानदार डेमोक्रेटिक जमहूरी कौम को, जमहूरी मुल्क को, एंड अ मेयर डिजायर टू बी ऑफ सर्विस इज नॉट इनफ, और बस दिल में ये ख्वाहिश रहे, मेयर डिजायर, महज एक खुश ख्वाहिश, टू बी ऑफ सर्विस, के मैं सर्विस का हो जाऊं, यानी कि मैं खिदमत करूं अपने मुल्क की, इज नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है, अपने दिल में ही जब जज्बात रखे, ख्वाहिश रखे कि मैं मुल्क की खिदमत करूं, ये काफ़ी नहीं है, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द एबिलिटी टू डू सो इफेक्टिवली, इसके साथ होना चाहिए, अकम्पनीड, इट मस्ट बी अकम्पनीड, इसके साथ अकम्पनीड होना चाहिए, पैसिव सेंस में है ये सेंटेंस, ये मतलब अकम्पनीड होना चाहिए इसके साथ, डिजायर के साथ, क्या, द एबिलिटी टू डू सो इफेक्टिवली, काबिलियत ऐसा करने की, इफेक्टिव अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में, पुरअसर अंदाज में ऐसा करने के लिए डिजायर के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए। सर्विस ऑफ नेशन के लिए हम पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ में, तो वही बात कही है कि सर्विस ऑफ नेशन के लिए अपने आप को, नौजवानों को अपने आप को फिट करना चाहिए, अपने दिल में खाली तमन्ना नहीं रखनी चाहिए, डिजायर नहीं रखनी चाहिए, वो काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ उन्होंने इसके लिए काबिलियत भी बनानी चाहिए, और वो काबिलियत कैसे बनेगी, अब नीचे पढ़ रहे हैं। There are several distinct dimensions in which our youth must equip them itself. तो कहता है there are several distinct dimensions, कई डिस्टिंक्ट डायमेंशंस हैं, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, इन विच आवर यूथ मस्ट इक्विप इटसेल्फ, जिसमें कि हमारे नौजवानों को अपने आप को इक्विप्ड करना चाहिए, अपने आप को अपने अंदर में वो सामान पैदा कर रहा है, टू इक्विप वन सेल्फ होता है अपने अंदर वो सामान पैदा करना, ये बाहर से मतलब मेंटल तरीके से, और अपने दिमागी सामान यानी दिमाग में सलाहियत पैदा करने के लिए भी इक्विप कहा जा सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कहा जाता है अपने आप को फिट करने के लिए, जो भी काम करना है उसका जो सामान होता है, जो कारीगर जिस तरह का है उसको उस तरह का सामान अपने अंदर अपने साथ तैयार करना चाहिए, जिसने जो करना है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियरिंग के लिए अपना सामान तैयार करना चाहिए, कोई मतलब जिस किस्म का जो बनना चाहता है उसमें वो उस काम के लिए अपने अंदर जब इंसान सामान पैदा करता है उस काम के लिए, जैसे फर्ज करो कि एक फौजी को लड़ना है, तो फौजी ऐसे ही जाएगा, गुथम गुथी करेगा, मुक्की करेगा, फौजी को लड़ने के लिए चाहिए उसको वो जो ड्रेस है, बैटल ड्रेस है, वो होना चाहिए, जो कवरिंग है, प्रोटेक्शन जो उसकी अपनी है, जो भी कोई प्रोटेक्शन होती है आज के दौर में, वो होनी चाहिए, फिर उसके लिए बंदूक होनी चाहिए,
सामान होने चाहिए जिसके से वो डिफेंस भी करे और ऑफेंस भी कर सकता है। तो ये चीज़ें वो अपने आप में वो सामान उसको होना चाहिए। बल्कि अगर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो फिर गाड़ियाँ होनी चाहिए, जहाज़ होने चाहिए, बाकी बाकी सामान होना चाहिए जो ज़रूरत होती है लड़ने के लिए। तो वो चीज़ें सब होंगी तो वो मतलब ये है कि अपने आप को इक्विप कर दिया। तो पहला पहलू डिस्टिंक्ट डायमेंशंस हैं, कई डायमेंशन जिसमें अपने आप को नौजवानों को इक्विप करना चाहिए। द फर्स्ट इज द फिजिकल, और जो फर्स्ट डायमेंशन है वो है फिजिकल डायमेंशन। पहला पहलू, पहली बात जो है वो है क्या है, फिजिकल डायमेंशन, जिस्मानी डायमेंशन। जिस्मानी तरीके से नौजवानों को अपने आप को फिट रखना चाहिए। बिल्डिंग अ ग्रेट डेमोक्रेसी एंड डिफेंडिंग इट फ्रॉम predatory aggressors requires a young generation that is physically strong. Building a great डेमोक्रेसी, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी को बिल्ड करना, एक बहुत बड़ी जमहूरियत को, लोकतंत्र को तामीर करना, एंड डिफेंडिंग इट, और उसको फिर उसकी बचाव करना, उसको उसकी हिफाजत करना फ्रॉम प्रेडेटोरी एग्रेसर्स। प्रेडेटोरी एग्रेसर से यानी कि ये जो हमलावर शिकारी होते हैं, मुझे मुझे इसका ट्रांसलेशन ऐसे ऐसे आता, हमलावर शिकारी, एग्रेसर्स होते हैं जो हमला करते हैं। अब प्रेडेटोरी, प्रेडेटोरी मतलब जो हमला करने वाले होते हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं प्रेडेटोरी बर्ड्स, तो हमलावर बर्ड्स जो मतलब जैसे ईगल वगैरह है जो अटैक करते हैं, शिकार करता है अपने लिए। तो इस बहुत बड़ी डेमोक्रेसी को बिल्ड करना, इसको बनाना और इसको डिफेंड करना, इसको बचाना प्रेडेटरी एग्रेसर से, हमलावर शिकारियों से, रिक्वायर्स अ यंग जनरेशन। इसके लिए जरूरत है एक नौजवान नस्ल की, यंग जनरेशन की, दैट इज फिजिकली स्ट्रांग, जो जिस्मानी तौर से मजबूत हो, जो मजबूत हो जिस्मानी तौर से, फिजिकली स्ट्रांग, विद मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। इस तरह से वो फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए। कैसे? विद मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील, लोहे के मसल्स और स्टील की उनकी नर्व्स, उनकी नसें स्टील की होनी चाहिए और लोहे के मसल्स होने चाहिए। ये है मेटाफर इसमें यूज किया गया है कि किस तरह से उन्हें अपने आप को फिट करना चाहिए। एंड फॉर दिस इट मस्ट इक्विप इटसेल्फ बाय अंडरटेकिंग फिजिकल ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। और इसके लिए क्या करना चाहिए? फॉर दिस, और इसके लिए इट मस्ट इक्विप इटसेल्फ, इसको अपने आप को इक्विप करना चाहिए, अपने अंदर वो सामान पैदा करना चाहिए। किसके जरिए से? बाय अंडरटेकिंग फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग लेके, जिस्मानी ट्रेनिंग लेके, जिस्मानी ट्रेनिंग लेके यानी कि जिस्म बनाने की ट्रेनिंग लेके, एंड डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस, और फिर फिजिकल फिटनेस डेवलप करके, यानी कि जिस्मानी फिटनेस डेवलप करके टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, उस हद तक जिस हद तक मुमकिन हो, मैक्सिमम एक्सटेंट यानी कि भरपूर हद तक, पूरी मतलब टॉप मोस्ट हद तक, जहां जिस तक मुमकिन हो उस हद तक, इंतहाई हद तक अपने आप को डेवलप, अपने अंदर फिजिकल फिटनेस डेवलप करनी चाहिए। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड मैकेनाइजेशन, defense is still to a large extent a matter of dogged physical endurance and courage, as our officers and jawans have so magnificently proved on the field of battle and emerged victorious against superior and more sophisticated war equipment. तो कहता है despite technological advance and mechanization, बावजूद के टेक्नोलॉजिकल एडवांस के, बावजूद के इसके के जो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, एडवांसेस, डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यानी कि बावजूद के टेक्नोलॉजी ने जो तरक्की की है, बावजूद के टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के, यानी बावजूद जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और उसकी मैकेनाइजेशन के, और मैकेनाइजेशन के बावजूद, ये वर्ड जो आ रहे हैं टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन, इनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी एक हुई साइंस, एक हुई टेक्नोलॉजी। साइंस जो है ये फंडामेंटल लॉज है, नेचर के लॉज, जो कुदरत के कानून है, जो कुदरत ने कानून बनाए हैं नेचर
जो जिससे चल रही है, तो वो साइंस का काम है। साइंस आती है उन लॉज को समझने के लिए, उनको उनके बारे में जानने के लिए, जो नेचर पे जो काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बड़े मतलब तरीके से हम साइंस को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं आज के दौर में। तो जो जो साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नेचुरल लॉज हैं, वो सब साइंस में आता है। जैसे मैं फर्ज करके मिसाल देता हूँ आपको, ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन को पहचाना साइंटिस्ट ने, न्यूटन को पता लगा कि कोई ज़मीन जो है अपनी तरफ खींचती है चीज़ों को, तो ग्रेविटेशनल लॉ आ गया। ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि जो पुल ऑफ द अर्थ जो है टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो ग्रेविटेशन कहलाया। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलती है, खारिज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे फिर रेडियो वेव्स मतलब का अंदाज़ा लग गया। लाइट क्या होती है ये भी इसी से अंदाजा, पूरा स्पेक्ट्रम को देखा गया, आस्ता आस्ता से पता चला कि ये है क्या चीज़ बुनियादी। तो ये मैं मिसालें देता हूँ कि ये है नेचर, ये मौजूद थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले भी इंसान के पास मौजूद थी, सदियों से, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर से, तब से जब से नेचर बनी है तब से मौजूद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है ही है। इस तरह से ग्रेविटेशनल पुल भी तब से ही है, या कोई भी लॉ जो नेचुरल लॉ है वो तो एग्जिस्ट करता था साइंसदानों के जानने से पहले, इंसान के जानने से पहले भी। लेकिन जब साइंस ने इस पर काम किया तो इंसान को पता चला, ये साइंस के होने से पता चला। ये है साइंस की फील्ड। साइंस क्या करती है, नेचुरल लॉज पे पता लगाती है, और जब इन नेचुरल लॉज को इंसान अपने लिए यूज करता है एक खास तरीके से, कैसे इनको यूज किया जाए, किस तरीके से इनको यूज किया जाए नेचुरल लॉज को, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंसान को पता चला तो इसने इसने इसको यूज में लाना शुरू किया, और इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। जैसे पहले रेडियो आ गया, रेडियो की टेक्नोलॉजी आई, इंसान ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, अपने हिसाब से उसको भेजना भी और वहाँ रिसीव भी करना, मतलब उसके ज़रिए सिग्नल भेजना और उस सिग्नल को रिसीव करना अपनी मर्जी से। आजकल आपका जो मोबाइल चल रहा है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए ही चलता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, यही वेव आती है जो मोबाइल रिसीव करता है, और जिसके ज़रिए से आप सुनते हो चीज़ों को, कोई भी चीज़ है। तो इस तरह से कई है। बिजली है, जो तार के अंदर बिजली जो चलती है वो क्या है, इंसान ने पता लगाया ये बिजली चलती है, इलेक्ट्रिसिटी कोई चीज़ है, ये कुदरत की खास कोई चीज़ है। तो इलेक्ट्रिसिटी का पता चल गया तो इसने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तार के ज़रिए। बिजली को कहा जाता है कि आज के दौर में कहा जाता है मेड ऑफ ऑल वर्क्स, यानी कि ऐसी चीज में मेड है, ऐसी बिजली ऐसी मेड है, ऐसी नौकरानी है जो हर काम करती है। तो ये टेक्नोलॉजी का काम है फिर इसको यूज करना, नेचुरल लॉज को अपने तरीके से इंसान की मर्जी के मुताबिक यूज किया जाए, ये टेक्नोलॉजी में आता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी में एडवांस आ गए, टेक्नोलॉजी में तरक्की आ गई, क्योंकि पहले जो, जैसे फर्ज करो यही अभी बोला मैंने, रेडियो था तो शुरुआती टेक्नोलॉजी थी। पहले तो उससे पहले वो जो टेलीफोन आ गया, मार्कोनी ने डॉट्स और डैशेस में ट्रांसमिट करना बताया कि किस तरह से मैसेज को ट्रांसमिट किया जाए, वो भी एक फार्म थी इसकी। लेकिन फिर आस्ता आस्ता रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, आज तो इंटरनेट आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, मतलब एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो यही कहा इसने, डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बनस्बत के बावजूद के टेक्नोलॉजी की तरक्की के और मैकेनाइजेशन के, मैकेनाइजेशन में बेसिकली ये मशीन से आता है। मशीन से ही मैकेनाइजेशन आती है, यानी कि चीज, मशीन का वजूद में आना और मशीन का अमल पजीर होना, इसको इसके काम में लाना, मशीन का एग्जिस्ट करना और इसको यूज करना,
ये मैकेनाइजेशन है। इंसान ने तरक्की तब, इंडस्ट्रियलाइजेशन तब हो गई जब मशीन आ गई, मैकेनाइजेशन आएगी, यानी मशीन यूज आ गई, मशीन का यूज होना शुरू हो गया, तो वो ही मैकेनाइजेशन है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी से आ गई। अगर मशीन नहीं आती, मशीन से मैकेनाइजेशन नहीं होती, यानी चीज़ों जो काम इंसान खुद करता था, दस्तकारी के जरिए कर रहा था, या किसी इंसान के अपने हाथ से बना रहा था चीज़ें, बाद में क्या आ गया, मशीन ने काम करना वो शुरू कर दिया। तो ये जो मशीन ने काम शुरू कर दिया उस काम को करने के लिए, तो उसकी मैकेनाइजेशन हो गई। तो ये है मैकेनाइजेशन। ये टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस, साइंस के साथ टेक्नोलॉजी, और इन दोनों की वजह से फिर मैकेनाइजेशन हो गई। मशीन आ गई तब जब इंसान ने साइंस के ज़रिए नेचुरल लॉज को समझा और फिर उसको टेक्नोलॉजी में यूज़ करके मशीनों में इस्तेमाल किया, तो ये मैकेनाइजेशन हो गई। तो बावजूद मैकेनाइजेशन के, टेक्नोलॉजी के तरक्की के और मशीन के आने से, डिफेंस इज स्टिल टू अ लार्ज एक्सटेंट, कहता, लेकिन डिफेंस अभी भी एक बड़ी हद तक, काफ़ी हद तक क्या है, मैटर ऑफ डॉग्ड फिजिकल एंडोरेंस। यानी कि डिफेंस बड़ी हद तक अभी भी क्या है, मैटर ऑफ डॉग्ड फिजिकल एंडोरेंस, मामला ऐसा कि जिसमें डॉग्ड फिजिकल एंडोरेंस की जरूरत होगी। परसिस्टेंट, डॉग्ड मतलब बिल्कुल लगातार बर्दाश्त करना, फिजिकल एंडोरेंस लगातार बर्दाश्त करना, उसको कहा जाता है डॉग्ड फिजिकल एंडोरेंस। परसिस्टेंटली एंड्योर करना, उसको बोलते हैं डॉग्ड। तो डॉग्ड फिजिकल एंडोरेंस का की बड़ी हद तक अभी भी डिफेंस है। तो मतलब ये नहीं है कि इस अंदर इंसान की जिस्मानी जो बर्दाश्त है वो डिफेंस नहीं रहा आज के दौर में, बल्कि ये अभी भी उसी तरह से है कि इंसान जिस्मानी बर्दाश्त जरूरी है। फौजी जो ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं, बड़े बड़े चोटियों पर रहते हैं, सख्त विंटर कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में उनको वहां बैठना है, बर्दाश्त करना है ठंड को, या गर्मी के दौर में गर्म इलाकों में रहना है, अपने बॉर्डर पे डिफेंस करना है अपनी कंट्री को, तो ये अभी भी डॉग्ड फिजिकल एंडोरेंस है, ये डिफेंस। एंड करेज, और हौसले की भी, हौसला भी, इसमें हौसला भी चाहिए। एज और ऑफिसर्स एंड जवान्स हैव सो मैग्निफिसेंटली प्रूव्ड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, जैसा कि हमारे ऑफिसर्स और जवान्स ने, जैसे कि हमारे फौजियों ने, फौजी ऑफिसर्स, ऑफिसर से मतलब यहाँ फौजी ऑफिसर, एंड जवान्स, और जवान से मतलब है फौजी जवान, जैसे कि हमारे फौजी जवानों ने सो मैग्निफिसेंटली प्रूव किया है, इतने बड़े पैमाने पर साबित कर दिया है ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, जंग के मैदान में, जंग के मैदान में। ये मुझे लगता है 1962 के बारे में है कि किस तरह से उन्होंने फिर भी बर्दाश्त किया, एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस अगेंस्ट सुपीरियर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड वॉर इक्विपमेंट, और कामयाब आ गए हैं बरखिलाफ के सुपीरियर और मोर सोफिस्टिकेटेड वॉर इक्विपमेंट के, जो सुपीरियर और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वॉर इक्विपमेंट था उसके बरखिलाफ, और कामयाब हो गए। यानी कि जैसा कि हमारे ऑफिसर्स और नौजवान जवानों ने, जवान मतलब फौजी जवानों ने दिखाया इतना मैग्निफिसेंटली, इतना बड़े पैमाने पर, कि बैटल फील्ड ऑफ बैटल में, यानी कि मैदान जंग में, और कामयाब होके निकल आए बरखिलाफ के सुपीरियर और मोर सोफिस्टिकेटेड वॉर इक्विपमेंट के, यानी कि सुपीरियर यानी कि ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, और ज़्यादा जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है, और ज़्यादा जिसमें हाईटेक जो वॉर इक्विपमेंट था, और ज़्यादा बेहतर जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ था, उस वॉर इक्विपमेंट, उस वॉर के सामान के बरखिलाफ, उस जंग के सामान के बरखिलाफ विक्टोरियस इमर्ज हो गए, ये साबित हो गया। In this context, the National Cadet Corps, the Physical Fitness Scheme, and other similar organizations play valuable role in building up the strength of our youth. और कहता इस कंटेक्स्ट में, इस पस मंजर में, इसको मद्देनजर रखते हुए द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये एनसीसी जो आज भी चलती है, हर स्कूल में मेरे ख्याल से होती है, तो जो एनसीसी है इस कंटेक्स्ट में, और जो फिजिकल फिटनेस स्कीम है, जो अपने आप जो पीएफएस, ये भी दूसरी स्कीम है, ये जैसे एनसीसी है, ये दूसरी भी, ये भी एक एजेंसी है फिजिकल फिटनेस वाली, और इसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तंजीमें प्ले वैल्यूबल रोल अदा करती हैं, बहुत ही कीमती रोल अदा करती हैं इन बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर यूथ,
किस में अदा करती हैं? हमारे नौजवानों की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए, हमारे नौजवानों की मजबूती को, ताकत को बनाने के लिए, उसको तामीर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एनसीसी की तरह वाली या पीएफएस की तरह वाली ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमें, ये वैल्यूबल रोल अदा करती हैं, बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। एंड दीज अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी फुली अवेल्ड ऑफ, और इन अपॉर्चुनिटीज को मस्ट फुली अवेल करना चाहिए, यानी जरूरी है, ये जरूरी है कि इनसे फायदा उठाना चाहिए। मस्ट बी फुली अवेल्ड ऑफ, टू अवेल ऑफ समथिंग मतलब टू गेन एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, टू हैव सम यूज ऑफ दैट थिंग। तो इन अपॉर्चुनिटीज को, इन मौकों को, ये जो मौके आते हैं इनको पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए। ये जो एनसीसी आ रही है, स्कूलों में आ रही हैं, कॉलेजेस में आ रही हैं, तो नौजवानों को इसमें शामिल होकर इसका फायदा उठाना चाहिए अपने आप को फिट करने के लिए। Along with physical fitness, the qualities of discipline and teamsmanship are essential. तो कहता है फिजिकल फिटनेस के साथ, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ऊपर से क्या पढ़ रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। ये जो फर्स्ट डायमेंशन इसने कही वही पढ़ रहे हैं हम। तो अपने आप को फिजिकली फिट करना चाहिए, नौजवानों को का काम है। और इसके साथ क्या होना चाहिए? ये दो चीज़ें खास इसने की है। फिजिकल फिटनेस के साथ द क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन एंड टीम्समैनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इस बात को। ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए फिजिकल फिटनेस के साथ, डिसिप्लिन की क्वालिटी और टीम्समैनशिप की क्वालिटी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब नज्म ज़ब्त, कायदे कानून पर चलना, उसूलों पर चलना, डिसिप्लिन वही होता है। डिसिप्लिन तो कई मिसालें हैं स्कूलों में, आपको पता है। डिसिप्लिन के लिए वक़्त पर सुबह स्कूल आना, जो यूनिफॉर्म वगैरह वो यूज़ करनी, प्रॉपरली अपने जो पीरियड्स अटेंड करना, प्रेयर का टाइम होगा तो उस वक़्त आप उसी हिसाब से प्रेयर्स में आ जाएं, क्लासरूम में जैसे बिहेव करना है, टीचर्स के साथ जैसे बिहेव करना है, ये सारा सारा का सारा डिसिप्लिन में आता है। तो डिसिप्लिन एक तो स्कूल डिसिप्लिन है, इसके अलावा सोसाइटी में डिसिप्लिन, इंसान को सोसाइटी में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन तो ज़िंदगी के हर पहलू में होना चाहिए इंसान के। तो ये भी डेवलप करना चाहिए इंसान को इन इसके फिजिकल फिटनेस के साथ, यानी कि खाली जिस्मानी ताकत 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 वही ताकत ही नहीं बना रही है, बल्कि अपने अंदर डिसिप्लिन भी पैदा करना है, उसूल परस्ती, उसूल पसंदी पैदा करनी है। और दूसरी बात है टीम्समैनशिप। टीम्समैनशिप, टीम मैनशिप यानी टीम के अंदर काम करने का जो उसूल है, टीम के अंदर रहने का जो अमल है, जो तरीका है, उसको कहा जाता है टीम्समैनशिप। अपने अंदर ये इसका किस्म का डिसिप्लिन, कि टीम्समैनशिप यानी कि टीम के साथ काम करने की ख्वाहिश, तड़प, वो जज्बा, वो है टीम्समैनशिप। और ये दोनों चीज़ें इंसान को पैदा करनी है, साथ में फिजिकल फिटनेस के साथ डिसिप्लिन भी और टीम्समैनशिप। और ये दोनों क्या हैं? दे आर एसेंशियल, ये दोनों एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, पर्टिकुलरली फॉर दोज प्लानिंग टू ज्वाइन द प्राउड रैंक्स ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस। खास करके उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो प्लान कर रहे हैं, जो जिनका प्लान है, जिनके प्लान में है क्या है कि वो ज्वाइन करें हमारे, टू ज्वाइन द प्राउड रैंक्स ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस, के वो ज्वाइन हो करें प्राउड रैंक्स जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के हैं। डिफेंस फोर्सेस यानी कि जो डिफेंस करने वाली फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी है, जैसे बीएसएफ है, या जो जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं कोई भी, बल्कि जो पुलिस है वो भी डिफेंस फोर्स ही होती है, जो सिविल डिफेंस तो उसी के हाथ होता है। तो जो इन डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनको ज्वाइन करने का प्लान रखते हैं, और प्राउड रैंक्स का है, यानी कि जो डिफेंस फोर्सेस हमारे में जो उन पर हमारा प्राइड है, हमारा फख्र है। और रैंक्स, रैंक्स मतलब उसके उनके सफ़े, उनकी सफ़ें, यानी कि प्राउड रैंक्स यानी कि उनके जो सफ़े हैं, उनकी जो पोजीशनें हैं। तो उनको जो 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 जो, जो फ़ख्र है,
जो फखरिया हम जो उस पर डिफेंस फोर्सेस पर फख्र करते हैं, उनके रैंक्स पर हम फख्र करते हैं, तो अगर वो कोई प्लान करना चाहता है उनको ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए खास ज़रूरी है डिसिप्लिन एंड टीम्समैनशिप, बिकॉज what is required is not only individual achievement but also corporate progress, क्योंकि जो कुछ ज़रूरत है वो जो कुछ ज़रूरत है, what is required is not only individual achievement, वो न सिर्फ अकेले वाले एक इंसान की अचीवमेंट है, एक इंसान का कारनामा है, एक इंसान का कारनामा है, बट आल्सो कॉर्पोरेट प्रोग्रेस, बल्कि इकट्ठी सबकी तरक्की। कॉर्पोरेट मतलब इकट्ठी, एक कंपनी की शक्ल में, एक इकट्ठे होने की शक्ल में कॉर्पोरेट प्रोग्रेस की जरूरत है, यही रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि इंडिविजुअल अचीवमेंट हो, यानी कि कहने का मतलब है एक आदमी तरक्की करेगा तो उससे नेशन का, इसका उससे देश का क्या बन सकता है ज़्यादा। अगर पूरी नेशन तरक्की करती है, उसकी उसमें जो लोगों का ग्रुपों के ग्रुप कॉर्पोरेट जिसके लिए इसने यूज़ किया है, तो ग्रुपों के ग्रुप अगर उसमें आगे तरक्की कर रहे हैं लोगों के ग्रुप्स, तो जाहिर है कि उससे नेशन तरक्की कर जाएगी। ग्रुपों के ग्रुप अगर तरक्की करते हैं तो नेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा तरक्की करेगी बनस्बत अगर इंडिविजुअल्स तरक्की करते हैं। तो यही कहा है इसने, जो कुछ ज़रूरत है वो न सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की है, बल्कि क्या है, कॉरपोरेट प्रोग्रेस की भी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे।